चलो, तो इस चैप्टर में अगर आपको याद हो तो हम लोग पहले ये पढ़े थे केमिकल रिएक्शन। इसको हिंदी में बताओ क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या होता है, कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है। उस नए पदार्थ का जो गुण होता है नया होता है कि पहले जैसा होता है? नया होता है। सही है। अच्छा, अभिकारक क्या होता है? जो अभिक्रिया में भाग लेता है। प्रतिफल क्या होता है? जो अभिक्रिया के बाद बनता है, जो नया बनता है उसी को प्रतिफल कहते हैं। ये सब मैंने लिखवाया था, ये भेजा नहीं था, मैं भेज दूंगा तो लिख लेना, लेकिन लिखने का तरीका तो बताया था ना। चलो, ये मैंने बताया था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया था, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे बताओगे NO3 नाइट्रेट पे कितना माइनस था? -1, -2, -3 क्या था? याद किए आप लोग? इस पर था -1। क्या था? सिर्फ माइनस था। सॉल्फेट पे बताओगे? -2 यानी 2 माइनस ऐसे था। फॉस्फेट पे बताओगे? 3 माइनस था। भूल गए ना आप लोग? बोला था ये सब ध्यान रख लेना। हाइड्रोक्साइड बताओ? सिर्फ माइनस था, वही 1 माइनस रहेगा। सही है ना? अमोनियम पे बताओगे? NH4 पे क्या था? सिर्फ प्लस था। अच्छा, जितने भी वर्ग 1 में थे, ग्रुप नंबर 1 में थे, उनका क्या था? जल्दी बताओ। क्या था? +1 था। और जितने भी ग्रुप नंबर 2 में थे, जितने भी ग्रुप नंबर 17 में थे, -1। धातु की पहचान मैंने क्या बताई थी? हाँ? अम। नाम बोलने में क्या आ जाए? अम। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ऐसे आ रहा है अंत में अम, तो वो क्या माना जाएगा? एक मैंने बताया था कि एक नहीं होता, वो कौन है? वेरी गुड, हीलियम। कौन है वो? हाँ, आता तो अम है लेकिन ये धातु नहीं है। और धातु है, अक्रिय गैस होता है, ये इनर्ट होता है। ठीक है, तो अभी जो है सो कि यहां से हम लोग 1 बाय 1 एग्जाम्पल करने वाले हैं। सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। क्या बताओ? इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। क्या कह रहे हैं? हिंदी में भी लिखेंगे, आप हिंदी वाले बाद में लिखेंगे, पहले समझो। कह रहा है सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकर विद द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस और अ मिक्सचर ऑफ गैस। मतलब कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके पश्चात गैसों की प्राप्ति होती है, गैस का निर्माण होता है, या एक गैस हो सकता है या दो गैस हो सकता है, गैसों का मिश्रण हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूं, पहले उस एग्जाम्पल को समझो, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल भी नोट करेंगे। ठीक है, चलो। जैसे मैं यहां पे जो पिछले क्लास में मैंने एग्जाम्पल लिया था, जल्दी से मेरे को बताओगे? NaHCO3। मैंने इस HCO3 का कुछ नाम बताया था, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। बाइकार्बोनेट। क्या बताया था? बोलो दो बार। HCO3 का मैंने क्या बताया था? और इस पर कितना माइनस बताया था? -1। ये जो होता है इस पर क्या होता है? माइनस, और सोडियम पर प्लस। याद आया? चलो कोई नहीं, ठीक है। फिर मैंने बता दिया, दोबारा फिर पूछूंगा कभी ना कभी, इसलिए ध्यान रख लो। इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका मैं रिएक्शन करवाता हूं HCl, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है? तो ध्यान से सुनना, ये जो HCl से जब ये रिएक्ट करता है ना, तो यहां पे एक हमको बनता है सॉल्ट NaCl। ये रिएक्शन आप लिख भी चुके हो। दूसरा क्या बनाया था हमने बताओ? एक बना था यहां पे वाटर बना था, और एक क्या बना था? CO2 गैस बना था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना था। वैसे एक और एग्जांपल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जब सोडियम को, ये मैंने आपको वीडियो क्लिप में भी दिखाया था, कि जब सोडियम को पानी में डालते हैं तो कितना भयंकर रिएक्शन होता है, देखा था आपने? तो सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो जो बनता है उसका नाम क्या है बताओ? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है?
और एक गैस बनता है। क्या बनता है? गैस बनता है। आई बात समझ में? तो ये क्या है समझो, यहां पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो हमको इस रिएक्शन से पता चल रहा है, इस रासायनिक अभिक्रिया से पता चल रहा है कि कौन कौन सा गैस बन रहा है। तो हमें अगर हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ेगी तो इनका रिएक्शन करवा देंगे। हालांकि ये खतरनाक है, आपने देखा भी था कितना खतरनाक है। तो हम कोई और भी मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के ये सब गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि अगर आप दो चीजों का आपस में रिएक्ट करवाते हो तो ये पता रहता है कि आपको कौन सा गैस मिलने वाला है। तो आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से रिएक्शन करो, आपको गैस मिल जाएगा, वहां से इकट्ठा करो, अपना जो काम करना है करो। आई बात समझ में? तो ये होता है, ध्यान रखना है कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में किसका निर्माण होता है? गैस का निर्माण होता है, गैसियस पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो ये लिखना सभी लोग अब लिखेंगे। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के पश्चात गैसीय पदार्थों का निर्माण होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के पश्चात गैसीय पदार्थों का निर्माण होता है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, 1 नंबर लिखना आप लोग सभी लोग। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश लिख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी लिख लेंगे। हो गया? चलो यहां पे एक चीज सीखते चलो, काम आएगा आगे। जैसे ये CO2 है ना, तो CO2 अगर गैस है ना, आपको पता है अगर कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो छोटा सा ब्रैकेट ले लो और ब्रैकेट में क्या लिख दो? G, ऐसे लिख दो। यहां भी हाइड्रोजन गैस है ना, तो ब्रैकेट में G लिख दो। तो दो तरीके होते हैं इसको दिखाने के, या तो ऐसे आप तीर से ऊपर दिखा दो ऐसे। अच्छा ये ऊपर तीर क्यों है बताओ? क्योंकि जो गैसियस मटेरियल होते हैं वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, दूर भागते हैं। आई बात समझ में? या जैसे अगर कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हो किसी बर्तन में, तो उसमें जब गैस बनेगा तो क्या होगा? ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। ये कारण है कि गैसियस सब्सटेंस को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ तीर लगाते हैं। तो या तो ये तीर का इस्तेमाल कर सकते हो या ब्रैकेट में G लिख सकते हो। तो आपके दिमाग में आ रहा है सर ये तो H2O है, पानी है ये, तो ये तो द्रव अवस्था में रहता है, तो द्रव की अंग्रेजी लिक्विड होती है, तो क्या मैं ब्रैकेट में यहाँ पे छोटा L लिख सकता हूँ? आंसर है हाँ, आप लिख सकते हो। सर सोडियम तो ठोस अवस्था मिलता है, सॉलिड स्टेट में मिलता है, कल देखा था हम लोगों ने वो वीडियो में चाकू से काट रहे थे भाई साहब। तो अगर ये ठोस अवस्था में मिलता है तो ठोस की अंग्रेजी सॉलिड होती है, तो क्या इसके ब्रैकेट में S लिख सकता हूं? आप लिख सकते हो। आई बात समझ में? तो ये सब बेसिक जानकारी है, छोटी छोटी बातें हैं। कभी भी केमिकल रिएक्शन में ये दिखाई दे रहा हो S, L, G, तो इसका ये मतलब ये मत समझ लेना कि ये सल्फर है। आई बात समझ में? या कुछ और है। ये ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा ऐसे, और ये स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। सुनाई दे रहा है? तो इसका मतलब है सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में है, इसका मतलब है लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में है, और यहाँ ये जो बन रहा है कौन सा? गैसीय अवस्था में। आई बात समझ में? और यहां मैं जो लिखूंगा वो देखना, वो इन सबसे अलग है। AQ क्या लिखूंगा? छोटा a लिखा मैंने, छोटा q, इसको पढ़ते हैं एक्वस। क्या पढ़ते हैं? एक्वस, जिसको हिंदी में कहते हैं जलीय। क्या कहते हैं? जलीय। आई बात समझ में? जैसे अगर यहां पे एक बर्तन ले लो, ध्यान से सुनना, समझना इंपॉर्टेंट है। अभी ये खूब मिलेगा हर रिएक्शन में, लगभग मैं आपको सिखाते जाऊंगा। एक बर्तन ले लो, इस बर्तन में हमने ले लिया वाटर, पानी जो द्रव अवस्था में है, इसके अंदर आपने डाल दिया नमक NaCl। तो अब जैसे ही NaCl को पानी में डाल दोगे तो पहले NaCl नमक कौन सी अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में। नमक बाहर कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। लेकिन जब नमक इसके अंदर हमने डाल दिया, वो जाके इसके अंदर डिजोल्व हो गया, घुल गया, तो वो टूट जाता है,
Na+ अलग हो जाता है इस पानी में जाके, Cl- अलग हो जाता है, लेकिन आप Na+ ब्रैकेट में सॉलिड नहीं लिखोगे, ब्रैकेट में Aq लिखोगे, क्योंकि उसको कौन घेर के रखा है? पानी घेर के रखा है, वो जल के अंदर है। तो जो जल के अंदर चीजें घुली रहती है ना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है Aq, जिसका होता है एक्वस। आपने देखा भी होगा कई बार, जो लोग घर में अपना सजाते हैं ना, या होटल में जाओगे ना, रेस्टोरेंट वगैरह पे, सामने एक एक्वेरियम होता है, उसमें मछलियां उछलियां चलते रहती है, सब देखे हो? नहीं देखे आप लोग? अरे एक्वेरियम देखा है सब? ठीक है, तो वो क्या है, वो जो है सो कि आप समझ सकते हो कि जहां भी एक्वा वर्ड आता है ना, देखना कई सारी जो पानी की कंपनियां, पानी लोग जो पहुंचाते हैं, उनके कंपनी के नाम में एक्वा शब्द रहता है। तो इसका क्या मतलब है? पानी से संबंधित, पानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा, एक्वाटिक लाइफ, जलीय जीवन, आपने सुना होगा ऐसा कुछ? हाँ, बोलिए बोलिए, क्या आविष्कार किया? बोलो। एक्वा नीर, एक पानी का बोतल आता है, देखो कंपनी का भी प्रचार कर रहा है। पैसा वैसा नहीं लिया उस कंपनी से तुम? ठीक है। तो Na+ के ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा? Aq। इसका मतलब इस Na+ को, सोडियम आयन को, जल के अणुओं ने घेर रखा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर रखे हैं, और वो द्रवीय अवस्था में, लिक्विड फेज में है। ठीक है, इसलिए उसको हम ऐसे बोलते हैं Na+ एक्वस। Cl- को भी वाटर घेर के रखा होगा, तो इसके ब्रैकेट में बगल में क्या लगा देंगे? एक्वस। पढ़ो सब मेरे साथ, इसको क्या पढ़ेंगे? एक्वस। एक बार और बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये पढ़ो, एस का मतलब सॉलिड, एल का मतलब, जी का मतलब, AQ का मतलब एक्वस। समझ में आया? ठीक है, चलो अब आते हैं। तो ये पहले समझ में आया कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो क्या निर्माण होता है? गैस। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो अवक्षेप का निर्माण होता है, प्रिसिपिटेट बनता है। अब ये अवक्षेप क्या है? ये बड़ा अटपटा सा चीज लगता है। तो आप मुझे एक चीज बताओगे, आप लोग घर पे कभी दही जमाए हो? हाँ, या अभी गर्मी का समय है, आप देख लेना, कई बार क्या करोगे कि जो दूध होता है ना, जो दूध होता है, अगर बहुत देर तक अगर आप छोड़ दो तो नीचे वाला जो मिल्क होता है वो काफी गाढ़ा हो जाता है, वो मोटा हो जाता है, बैठ जाता है, दही जैसा बैठ जाता है। भले वो खराब हो जाएगा गर्मी के मौसम में, तो और जल्दी वो खराब हो जाएगा, और ऊपर क्या बच जाता है? पानी। ये बात आपको समझ में है? तो इसको शॉर्टकट में कहते हैं पीपीटी। क्या कहते हैं? हाँ, पीपीटी का मतलब है प्रिसिपिटेट। बोलो, प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट। हाँ, प्रिसिपिटेट। हिंदी में इसको कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं? हाँ, यानी यहां हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कुछ कि अवक्षेप का निर्माण। आई बात समझ में? तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अब ये क्या चीज होता है? तो अवक्षेप समझा करो, कोई ना कोई पदार्थ ही है, कोई ना कोई यौगिक ही है, लेकिन उसको अवक्षेप कब कहते हैं? ध्यान से सुनना, कब कहते हैं उसको? जैसे मैं यहां पे कोई इस तरह का कोई एक कंपाउंड ले लेता हूं, कोई एक केमिकल मैंने ले लिया, इसके अंदर मान लो हमने दूसरे तरह का कोई केमिकल डाल दिया, दो टाइप का केमिकल, इसीलिए दो टाइप का कलर कर दे रहा हूं। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, और इसके अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट बना, एक ऐसा प्रतिफल बना, जो इस सॉल्यूशन के अंदर नीचे दही जैसा बैठ गया। किसके जैसा बैठ गया? दही जैसा बैठ गया। तो वो जो दही जैसा बैठ गया ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? पीपीटी कहते हैं, प्रिसिपिटेट। तो ऐसे, हाँ प्रिसिपिटेट। ऐसे मत ढूंढने निकल जाना कि अवक्षेप सर कौन, मतलब क्या होता है। तो अवक्षेप एक शब्द प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? जब दो चीजें आपस में कंबाइन होती हैं, जब दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रतिफल बनता है, उसमें कोई ऐसा प्रतिफल बने। हेलो हाय दीदी, इधर देखिए, मैं इधर हूं। तो जब रिएक्शन होता है ना, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ना, तो अभिक्रिया होने के पश्चात जो प्रतिफल बनता है, उसमें जो प्रतिफल बना, कोई ऐसा प्रतिफल है जो जाकर के उस सॉल्यूशन के अंदर, उस बर्तन के अंदर बैठ गया। किस रूप में? दही जैसा। आई बात समझ में? उस तरीके से जाके बैठ गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। तो यहां पे हम लोग ये बात लिख सकते हैं। इसके लिए एक रिएक्शन बता देता हूं, आप जैसो कि रिएक्शन याद रखना, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा तो हर कम से कम सब में एक एक रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेता हूं। ये रिएक्शन किसका किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट ले लो, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, नमक के साथ, तो ये प्रोडक्ट में क्या बनाता है? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, और प्लस ये बनता है आपका AgCl।
तो जो उसमें AgCl होता है ना, ध्यान सुनना, जो उसमें सिल्वर क्लोराइड होता है ना, जैसे ही ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक नया चीज बना, ये एक नया चीज बना, ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है, ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है। तो ये वाला तो नहीं बैठता, ये वाला नहीं बैठता, लेकिन ये वाला क्या होता है, दही जैसा सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेप। आई बात समझ में? इसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट, PPT। आई बात समझ में? और जब भी किसी रिएक्शन में, अभिक्रिया में प्रतिफल जो होगा, प्रोडक्ट जो होगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाएगा, एक तरह से बैठ जाएगा कहो, तो उसके लिए तीर का चिन्ह हम लोग नीचे दिखाते हैं। अब समझ में आया कि गैस के लिए तीर का चिन्ह ऊपर क्यों है और तीर का चिन्ह इसके लिए नीचे क्यों? ये समझ में आया? तो एक बार एग्जाम में पूछा भी था कि अवक्षेप के लिए कैसे पता चलता है रासायनिक अभिक्रिया को देख करके कि प्रेसिपिटेट है कि क्या है? तो ऐसे पता नहीं चलेगा, वो जो प्रोडक्ट बना है उसके बगल में क्या लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ तीर लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, गैस के लिए तीर ऊपर की तरफ और अवक्षेप के लिए तीर नीचे की तरफ। और खुद समझ में आ रहा होगा अब कि जब भी कोई प्रोडक्ट, कोई प्रतिफल दही जैसा, मतलब भारी, हैवी बन जाएगा, सॉल्यूशन में बैठ जाएगा, तो नीचे ही बैठेगा, ऊपर थोड़ी ना जाएगा। तो इसलिए ऐसा नीचे की तरफ दिखाते हैं। ये समझ में आया? चलो लिखना, ये लिखेंगे फिर एग्जाम्पल नोट करना। लिखना, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है। इसी में लिख लो, ध्यान रहेगा। अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात विलयन में जो सॉल्यूशन रहेगा, जहां पे रिएक्शन करा रहे हो, विलयन में जो प्रतिफल या उत्पाद कह लो, प्रोडक्ट कह लो, जो प्रतिफल नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, उसे ही क्या कहते हैं बताओ? उसे ही अवक्षेप कहते हैं। अच्छा, इसके लिए तो अलग से लाइन लिखने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी कि अवक्षेप के लिए तीर का चिन्ह नीचे दिखाते हैं। ये समझ में रहेगा ना? हाँ, तो ये रहना चाहिए समझ में। ध्यान से ये देख लो कि जब भी प्रेसिपिटेट बनेगा, PPT बनेगा, अवक्षेप बनेगा, तो उसके बगल में तीर का चिन्ह नीचे दिखाएंगे और आपको रिएक्शन में ऑलरेडी वो दिया रहेगा। ठीक है? हाँ सर, हाँ, वो रिएक्शन में आपको ऐसे दिया रहेगा, इस तरीके से आपको रिएक्शन में दिया रहेगा। जब भी कोई प्रेसिपिटेट बनेगा, ये बगल में तीर का चिन्ह दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो हमको नहीं पता चलेगा। ठीक है? अभी देखेंगे आगे ये सब कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं, कि मतलब बहुत कुछ इंफॉर्मेशन तो देता है लेकिन बहुत कुछ नहीं भी देता है। जैसे आप खुद ही सोचो, ये तो आपने देखा प्रैक्टिकली वीडियो के अंदर कि सोडियम जब रिएक्शन करता है वाटर से तो कितना खतरनाक होता है। अगर ये आपको यहाँ पे Na+H2O का रिएक्शन करा के मैंने जो लिखा था कि NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, क्या बोर्ड पे उतना खतरनाक वो दिख रहा था? क्या ये रिएक्शन वाकई उतना खतरनाक है क्या? आप मुझे बताओ, यही था ना? क्या लग रहा है, इसको देख के लग रहा है कि आग लग जाएगा? क्या आग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना? तो रिएक्शन से ये नहीं पता चल सकता है कि वो कितना खतरनाक है, कितना अच्छा है। यहाँ जो बनेगा वो जहर बनेगा कि अमृत बनेगा, या रंगीन बनेगा या रंगहीन बनेगा, ये कुछ पता चलने वाला नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो ये जो दिख रहा है यहाँ पे, जिसको केमिकल रिएक्शन आप कह रहे हो, इससे आपको पता नहीं चलता है। ठीक है? तो वहां पे आपको प्रेसिपिटेट जब आपसे पूछा जाएगा कि कैसे पता चलेगा कि अवक्षेप है कि नहीं है, तो बगल में तीर का चिन्ह नीचे लगाना पड़ेगा। अगर लगाया हुआ है तो प्रेसिपिटेट समझ में आ गया, नहीं लगाया हुआ तो नहीं पता है, छोड़ देंगे उसको। आई बात समझ में? ठीक है? सिंपल सा फंडा है। कोई बाकी है? अब हाथ उठाइए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट जितने सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, टेम्परेचर चेंज होता ही होता है। सोच के देखो, वही रिएक्शन देख लो जो सोडियम पानी में डालने से जहां विस्फोट हो रहा है, आग लग रहा है, ताप नहीं बदलता होगा क्या? टेम्परेचर नहीं बदलता होगा क्या? जहां पे उतनी गर्मी आ रही है, आग लग जा रहा है, हीट एनर्जी आ रही है, तो वहां का पानी गर्म नहीं होता होगा क्या? टेम्परेचर चेंज नहीं होता होगा क्या? होता है ना। वही ले लो, या कोई और यहाँ पे नया रिएक्शन एग्जांपल में ले लेते हैं। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, बाजार से हम लोग एक चीज खरीद के लाते हैं, अभी अभी आप लोग देखो, हम लोगों ने वो कराया भी है गली में इधर, कैल्शियम ऑक्साइड चूना खरीद के आता, देखा आपने? उसको हम लोग पानी में डालते हैं, नहीं डालते हैं? जब पानी में डालते हो तो क्या वो ठंडा हो जाता है? क्या हो जाता है? वो तो उबलने लगता है ना, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उबलने लगता है। तो जब ये रिएक्शन होता है ना, तो ये कुछ ऐसा बनता है। जो बनता है वो आपका कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कौन सा बताओ? ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। वैसे आपको बता देता हूं फिलहाल के लिए, इसको कहते हैं हम लोग शुष्क चूना। क्या कहते हैं? ठीक है। और यहां पे हम लोग कहते हैं इसको बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? जैसे ऐसे समझो कि यहाँ पे आग लगी हुई थी, तुमने पानी डाल के इसको क्या कर दिया? बुझा दिया। ऐसे वाला कहानी होता है। तो मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाते हैं कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये सब चीज आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे बोलो। हाँ, नहीं तो ऐसे इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि सर Ca यहाँ पे 1 है, OH यहाँ पे 2 कैसे हो गया? ये सब कल बताए थे। तो कैल्शियम दूसरे ग्रुप का आता है, तो कैल्शियम अगर दूसरे ग्रुप में आता है तो 2+ होगा, और OH पर कितना होता है? 1- रहता है। तो इस पे अगर 1 रहेगा तो 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ आएगा, तो कैल्शियम 1 ही रह जाएगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड घेर के क्या कर देंगे? 2। तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। ठीक। बीच बीच में मैं जो पीछे पढ़ाता रहूंगा वो प्रैक्टिस भी कराऊंगा, घबराना मत। लेकिन यही है कि आपके अंदर सीखने की, देखने की, ऑब्जर्व करने की एक भूख होनी चाहिए कि हाँ सर चलो यहां से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो टेम्परेचर चेंज होता ही होता है। यहाँ पे ना बहुत सारा हीट मिलता है हमको। क्या मिलता है? बहुत सारा ऊष्मा मिलता है। आप यहाँ पे इंग्लिश में हीट लिख सकते हो। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, खूब सारा हीट मिलता है। तो आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जब वो आपस में वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होता है, वहां पे हमको क्या मिलता है? हीट मिलता है। अच्छा, ऐसा ही नहीं होगा कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ेगा ही। कई बार टेम्परेचर क्या होगा? घट भी जाएगा। आई बात समझ में? जैसे N2O2 का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे देख लो चेंज इन कलर। अच्छा, कलर आ गया तो फिर तो ये तो दूसरा हो गया। तो यहाँ पे एक वो भी देख लेते हैं, जैसे जब नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस ये जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे NO बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगा रहे हैं। चलो अभी बैलेंसिंग की बात नहीं करते हैं, अनबैलेंस ही रहने दो, वरना आप टेंशन में पड़ जाओगे। सीखेंगे तो बैलेंस करेंगे। तो ये रिएक्शन करके ये बनता है। तो अभी ये जो आपको प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, ध्यान से देखना, माइनस लिख रहा हूं, यहाँ प्लस लिखा था मैंने, यहाँ माइनस। इसका क्या मतलब है बताओ? यहाँ पे हीट निकल रहा है, यहाँ पे हीट ऑब्जॉर्व हो रहा है, यहाँ पे हीट लिया जा रहा है, यहाँ पे हीट दे रहा है, यहाँ पे हीट ले रहा है। ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में? या वो जो ऐसे करते हो ना गणित में कि बराबर चिन्ह के इधर माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में, ऐसा करते हो? तो बस ये देखो, इधर ये माइनस में है, इधर गया तो प्लस में। तो क्या लग रहा है? अगर ये प्लस में देखना चाहते हो तो उसको उधर लेकर के आओ। तो ये अभिकारक है। तो जब आप रिएक्शन करा रहे हो उस टाइम आप हीट क्या कर रहे हो? दे रहे हो। जबकि ये क्या हो रहा है? रिएक्शन कर रहा है, तो ये हमको फाइनली प्रोडक्ट में हीट दे रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ हीट निकल रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है? हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, ले रहा है, सोख रहा है। तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज कर देगा। ये बात आपको समझ में आ रही? ठीक है। तो जब हीट एनर्जी कहीं भी इमिट होती है ना, जब उत्सर्जित होती है, बाद में वो ठंडा हो जाएगा। बाद में क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। बाद में एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो ये गर्म हो जाएगा। इतना सा समझने वाली चीज है। ऐसे थोड़ी होगा कोई एनर्जी ले रहा है तो ठंडा होगा। सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये बात कुछ पकड़ में आ रही? अच्छा, ठंडी कौन सी वस्तु होती है? जो हीट दे रही है वो, या जो हीट ले रही है वो? हाँ, जो हीट दे रही है वो ठंडी होती है, ले रही है वो ठंडी होती है? जो ले रही है वो ठंडी होती है। हैं? समझ में आ रहा है बात? जैसे आपके अंदर से अगर गर्मी निकलेगा, आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप ठंडा होंगे या गर्म?
है? आई बात समझ में? ठीक है, जैसे एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। हम लोग जब कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाते हैं ना, तो जब आपका दोस्त जो भी होता है, फ्रेंड नहीं पी रहा होता, तब एक लैंग्वेज यूज करते हो, जल्दी पिया ना, ठंडा हो जाए। आप बोलते हो ऐसा? तो आप क्या, सही से वो सोचो क्या बोल रहे हो आप। गर्म कौन है? वातावरण का तापमान ज्यादा रहता है। वो जो कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हो उसका तापमान क्या रहता है? कम रहता है। तो हीट एनर्जी जो होता है, जो गर्मी होती है, उसमें ऊर्जा वो कोल्ड ड्रिंक में से निकल के बाहर जा रही है कि बाहर की एनर्जी कोल्ड ड्रिंक में आ रही है? बाहर की हीट एनर्जी कोल्ड ड्रिंक में आ रही है। तो गर्म हो रहा है कि ठंडा हो रहा है? ये बात समझ में आया? तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि ठंडा हो रहा है? आप तो कहते हो कि ठंडा हो रहा है, तो ठंडा तो वो तब होना चाहिए था जब उसमें से एनर्जी निकलती, तो और ठंडा होता। हकीकत तो यही है। ये बात आपको समझ में आई? तो अगली बार से अगर आपका दोस्त अगर ना पिए टाइम पे, तो आप ये मत बोलना कि ठंडा हो रहा है। ठंडा ठंडा नहीं हो रहा है, ठंडा गर्म हो रहा है, क्योंकि वो बाहर से एनर्जी क्या कर रहा है? ले रहा है। आई बात समझ में? नहीं आया? आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो बस यहां पे ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कई बार रिएक्शन करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, और कई बार जब रिएक्शन होता है ना, तो वहां से एनर्जी हमको मिलता है। कई बार एनर्जी हमको वहां से मिलता है, और कई बार हम ही को देना पड़ता है। तो ये दोनों एक दूसरे के कह लो रिवर्स है, ऑपोजिट है। तो एक को हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं, एक को ऊष्माशोषी कहते हैं। ये आएगा आगे पढ़ेंगे भी, जब रासायनिक अभिक्रिया का टाइप पढ़ेंगे ना, प्रकार पढ़ेंगे, तो उसमें सब आएगा। लेकिन यहाँ पे बस बात ये चल रहा है कि टेम्परेचर चेंज का, तो कभी टेम्परेचर बढ़ेगा, कभी टेम्परेचर घटेगा, दोनों हो सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। दोनों का मैंने एक एग्जाम्पल कर दिया, तो लिखोगे कुछ रासायनिक ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, हेडिंग लगा लो। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तित होता है। ध्यान रखिएगा, यहां परिवर्तन का अर्थ क्या है कि टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आगे बढ़े। धीरे धीरे ये सब जो केमिकल रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा सब रट के आना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको बस देखना है, ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे इतना सारा केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख देंगे ना हम, कि आप खुद लिखने लगोगे। हाँ, जो जो लाइन कहेंगे कि ये लाइन याद कर लेना, वो लाइन जरूर याद कर लेना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण। बताओ पहला क्या पढ़ा हमने? कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है? गैसों का निर्माण होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? अवक्षेप का निर्माण। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा? ताप में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो क्या क्या हो सकता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये सब लाइन थोड़ा सा याद रखोगे, केमिकल रिएक्शन आपको धीरे धीरे अपने आप लिखने आ जाएगा। अगला है चेंज इन कलर, यानी कि बताओ क्या है? रंग में परिवर्तन। क्या है? रंग में परिवर्तन। थोड़ा सा हम भी कर दे क्या? रंग में परिवर्तन। हेडिंग ही लगा दिया मैंने, रंग में परिवर्तन करके। चलो, कोई दिक्कत? तो ये रहा हम लोगों का रंग में परिवर्तन। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जब रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो कलर चेंज कर जाएगा। जैसे कल का एग्जांपल हो वही कि सोडियम जब पानी में डाला गया था तो उसका रंग कैसा हो गया था? पिंक हो गया था, गुलाबी गुलाबी। याद आया? तो वो जो कलर चेंज आया था। अच्छा, उसके अलावा एक और अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं। क्योंकि वो रिएक्शन मैंने लिख दिया है तो मैं नहीं चाहता बार बार वही रिपीट करूं कि सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एक ही रिएक्शन नहीं, सब में चाह रहा हूं थोड़ा थोड़ा अलग अलग रिएक्शन आपको एक एक करके सिखाते चलूं, ताकि बहुत सारा देखने का आपको हैबिट भी हो जाएगा। तो एक रिएक्शन लेता हूं, ध्यान से देखना। एक्चुअली ये जिस कलर का होता है मैं वो लिख ही देता हूं, आपके लिए अच्छा रहेगा। बताओ, यहां पे लिखा मैंने कॉपर सल्फेट। क्या लिखा? ये कौन से रंग का होता है?
नीला रंग का होता है, ब्लू होता है। कौन सा होता है? तो जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कौन सा होता है? नीला होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, जब इसके अंदर इस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराया जाता है जिंक से, किससे रिएक्शन कराया जाता है? जिंक से। तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, जो यहाँ पे प्रतिफल बनता है, वो प्रतिफल ऐसा कुछ होता है। ये आपका होता है ZnSO4, जिंक सल्फेट, और यहां से निकलता है कौन सा? कॉपर, ऐसे कुछ। तो ये रिएक्शन ऐसे क्यों हो रहा है, कौन किसको छोड़ के जा रहा है, किसके साथ कौन जुड़ गया, ठीक है, ये अभी आगे सब आसान हो जाएगा। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि पहले ये क्या था बताओ? नीला, और ये धीरे धीरे क्या होता है? हल्का नीला। क्या होता है? तो मैंने तो पूरा व्हाइट कर दिया, तो कहोगे सर ये तो व्हाइट हो गया, श्वेत हो गया। तो होता है धीरे धीरे करते करते वो पूरा क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। आई बात समझ में? तो मतलब नीला रंग इसका धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तो हम उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कलर फेड होना। क्या होना? क्या कहते हैं? हाँ, कोई भी गाढ़ा रंग का चीज हो और धीरे धीरे वो हल्का होने लगे, कलर अगर उसका कम होते होते पूरा व्हाइट हो जाए, तो हम कहते हैं कि फेड हो रहा है, कलर फेड है वो। तो वो जैसे कि उसका कलर फेड हो रहा है, तो ये हल्का होने लगता है, हल्का होते होते जैसे कि उसका क्या हो जाएगा? पूरा ये व्हाइट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो फिलहाल मैं लिख देता हूं कि हल्का नीला। क्या बोलो? और यहां पे लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? गहरा नीला। आई बात समझ में? नीला है तो फिर वो भी तो ठीक ही है, लेकिन मैंने बोल दिया गहरा नीला, यहाँ पे हल्का नीला, तो ये समझ में आया। तो कलर चेंज होने लगता है, और धीरे धीरे अगर रिएक्शन काफी टाइम तक होते रहा तो ऑलमोस्ट जैसो कि पूरा का पूरा क्या दिखेगा? व्हाइट दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया? तो लिखना, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग परिवर्तन होता है। हो गया? कोई बाकी है? हाथ उठाइए। चलो, अगला है चेंज इन स्टेट। मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं तो अवस्था में भी परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? इन सम रिएक्शंस, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब अभिकारक में जो उसका भौतिक अवस्था होता है उससे वो डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे मैं यहीं पे आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये जो ZnSO4 था, क्या था बताओ? यहां जो CuSO4 था, सॉरी कॉपर सल्फेट था ना, तो इसको जो है सो कि एक्वस पानी में ले लो, ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लो। और जो जिंक है ना, ध्यान से देखना, ये मैंने ब्रैकेट में इस लिखा, समझाओ क्या है इसका मतलब? ठीक है, तो ये सॉलिड है, और ये बताओ क्या है? सॉलिड है? नहीं, ये जलीय है। क्या बोलेंगे? जलीय कॉपर सल्फेट है। तो अगर इसका रिएक्शन कराओगे ना, तो यहां पे देखो ये बनता है ZnSO4। क्या बनता है बताओ? ZnSO4, और ब्रैकेट में देखो यहाँ पे क्या आने वाला है? एक्वस, और यहाँ निकलने वाला है कॉपर, और ब्रैकेट में आया सॉलिड। क्या हुआ? क्या हुआ? ध्यान से देखो, जो चीज पहले इस कॉपर के ऊपर थोड़ा गौर करो, जो चीज इस कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था वो किस फॉर्म में था? एक्वस के फॉर्म में था, जलीय में था। वो प्रतिफल में देखो कहां चला गया? सॉलिड स्टेट में चला गया। जो यहां पर सॉलिड फेज में था, जो ठोस अवस्था में था, वो कहां चला गया? और जो एक्वस में था वो कहां चला गया? कुछ दिखाई दिया? तो स्टेट बदल गया, उसकी अवस्था बदल गई। आई बात समझ में? ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं, अगर आपको ये बहुत भारी लग रहा है तो एक रिएक्शन मेरे पास बहुत आसान है, जो आप कहोगे वाह सर क्या बात है, बहुत मजा आया। हाइड्रोजन देखो H2 गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन गैस होता है, बढ़िया बात है। जो O2 होता है ना, कोई बोल रहा है पीछे से, बहुत अच्छा, गैस होता है। ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो H2O बनता है, जो कि कौन सी अवस्था में होता है? लिक्विड फेज में होता है, द्रव अवस्था में होता है। आया समझ में? तो बताओ, अवस्था बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है?
तो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं तो जो अभिकारक का अवस्था होता है, जो रिएक्टेंट का फेज होता है, स्टेट होता है, वो प्रोडक्ट का फेज वही रहे, कोई जरूरी नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन जब होगा, रासायनिक अभिक्रिया जब होगा, तो उसके दौरान अभिकारक की अवस्था कुछ अलग हो सकती है, प्रतिफल की अवस्था कुछ अलग हो सकती है, यानी अवस्थाएं बदलती हैं, अवस्थाओं में परिवर्तन आता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। आया समझ? चलो इस लाइन को लिखना जो मैंने समझाया, फिर इस एग्जाम्पल को नोट करना। तो ये तो अभी ऐसे आप लिख चुके थे, लेकिन फिर से लिख लेना, रहने देता हूं। लिखेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रतिफलों के भौतिक अवस्थाएं अभिकारकों के भौतिक अवस्थाओं से भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब हाँ अलग होते हैं, मतलब बदल जाते हैं। अलग होते हैं नहीं, बदल जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं या भिन्न होते हैं, ऐसे लिखो। चलो अब देखना केमिकल इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम लोग अपनी मातृभाषा में क्या कहने वाले हैं? मातृभाषा में हम लोग कहने वाले हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। ये क्या बोला है भाई, ये क्या चीज होता है? तो आपको एक चीज बता दें कि रासायनिक समीकरण का अब तक आपने खूब प्रयोग किया है, शुरू से ही आप प्रयोग करते आ रहे हो, ठीक है। बेसिकली जो आप लिख रहे हो ना यहाँ पे एग्जाम्पल, वो सब क्या है? रासायनिक समीकरण है। ध्यान से सुनना क्या कहा जा रहा है। केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कि जो रासायनिक समीकरण होता है, केमिकल रिएक्शन जो होता है, वो क्या होता है? तो एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, एक संक्षिप्त निरूपण है। जैसे एक, छोड़ दो अभी इसको, क्या पढ़ रहे हैं? डॉक्टर की स्पेलिंग क्या होती है बताओगे? DOCT, सही है ना? लेकिन आप लोगों ने ये भी तो देखा होगा कि उसको ऐसे लिखते हैं, डियर लिखे डॉट लगा। तो ये क्या है? शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे ये देखते हो आपको समझ में आता है क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर। अच्छा अभी तक तो खूब आप समझते हैं, हाइड्रोजन लिखने के लिए पूरा लिख सकते हो, लेकिन आपको केमिस्ट्री में तो ये बता दिया गया H। तो क्या है? एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो वैसे ही ध्यान से सुनना, अब मैं समझाता हूं। मैं ऐसे लिख रहा हूं हाइड्रोजन गैस। ध्यान सुनना, ये लिखना भी है आपको एग्जाम्पल में, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। क्या लिखा मैंने? अब ये जो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा? वाटर। आई बात समझ में? लेकिन यहां पे ये केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये रासायनिक समीकरण नहीं है। ये जो आपने लिखा इसको हम लोग कहेंगे वर्ड इक्वेशन। क्या कहेंगे? वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण। क्या कहेंगे बोलो? इसको हम लोग कहेंगे शब्द समीकरण। आपसे पूछा जाए कि शब्द समीकरण क्या होता है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो बन रहा है,
उसको लैंग्वेज में लिख दो, जो जो है उसका नाम लिख दो, बस वो फॉर्मूला कुछ मत लिखो, शॉर्ट फॉर्म क्या है मत लिखो, आप वो स्पष्ट लिख दो। जैसे यहाँ पे अगर मैं पीछे वापस आ जाऊं तो यहाँ पे था जो कि सब गायब हो गया था ना, बहुत सारा एग्जाम्पल। जो कॉपर था तो कॉपर लिख दो, जिंक सल्फेट था तो जिंक सल्फेट लिख दो, कॉपर सल्फेट था तो कॉपर सल्फेट लिख दो, जिस तरीके से एकदम पूरा हुआ वो नाम लिख दो। और जो प्रतिफल बन रहा है, जो अभिकारक है, एकदम नाम लिख दे रहे हो ना, तो शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो इसको हम लोग बोलेंगे शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? हाथ उठाओ। अब ध्यान से सुनना, ये जो वर्ड इक्वेशन है, ये जो शब्द समीकरण है, इसी में हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस ये जो हमारा कंपाउंड है, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, इसका सिंबल क्या होता है? H2 होता है। आई बात समझ में? जैसे इसको अपने सिंबल दिया, ऑक्सीजन गैस का सिंबल क्या होता है? O2 होता है। इसको इस सिंबल से दिखाते हैं, और ये रिएक्शन करते हैं तो वाटर का क्या बनाते हैं हम? H2O, ऐसे दिखाते हैं। तो जैसे इसका आपने सिंबॉलिफिकेशन किया तो बताओ ये शॉर्ट है कि नहीं? ये बात समझ में है? तो अगर मैं अपनी भाषा में कहूं, यहाँ पे इंग्लिश में आई होप आपने समझ गया होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, अभिक्रिया के बाद जो बनता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में उसके सूत्र के द्वारा, उसके संकेत के द्वारा जब आप दिखाते हो तो ये जो दिखता है ना अभिक्रिया, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे बोलेंगे कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, अभिक्रिया के बाद बनने वाले प्रतिफलों, अभिक्रिया के बाद बनने वाले प्रतिफलों को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में, मतलब छोटे रूप में दर्शाना ही, दिखाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई बात समझ में? केमिकल रिएक्शन इज अ शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभिकारक एवं प्रतिफल का एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, संक्षिप्त निरूपण है। आई बात समझ में? क्या? केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो एकदम सिंपल बात भाषा में है, कोई ज्यादा ये नहीं है। आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अपनी भाषा में लिख सकते हो। जब भी पूछा जाए रासायनिक समीकरण क्या है, ऐसा नहीं जो मैंने लंबा सा लिखवाया, जो भी समझाया अपने हिसाब से, जैसे मैं यहाँ सोच के बोल रहा हूँ ना, ऐसी बार बार खुद में बैठ के थोड़ा चिंता मनन किया करो, सोचा करो रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक, बनने वाले प्रतिफल का संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में दिखाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अपने करते 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 लैंग्वेज आ जाएगा। एक होता है रटना, एक होता है सोचना। जब सोचोगे तो खुद से लिख पाओगे, लिखना आसान हो जाता है, और रटोगे तो फिर वही है, रटते रहो, सारे डेफिनेशन रटने पड़ेंगे। सोचते सोचते अपनी क्रिएटिविटी आ जाती है, सोचने लगोगे। आई बात समझ में? हाँ, अगले साल से कहोगे मार्ट साहब आपका कोई वैल्यू नहीं है, आई एम हियर, डोंट फियर माय डियर। तुम आके यहाँ से डायलॉग मारोगे एकदम। आई बात समझ में? चलो कोई नहीं, तो क्या लिखेंगे हम लोग बताओ? इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको बताओ क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में बोले तो केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन को शॉर्टकट में मैं ऐसे लिखता हूं, लिखा भी जाता है वैसे। समझ में आया? तो चलो इसका डेफिनेशन लिखना जरा, फिर आगे बात करेंगे। वाह, तो सब पकड़ लिया जी, सब खिचड़ी हो गया ना। हाँ फिर कट जा तार तो ये काम है बा, मुआ दे तू। लिखना, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जिनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारकों एवं अभिक्रिया के पश्चात, यानी अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले प्रतिफलों
को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये लिखा आपने सही से? ये हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस क्या बन रहा है? वाटर। यहाँ पे लिखा है H2 प्लस O2, क्या लिखा है यहाँ पे? H2O। ये केमिकल इक्वेशन है, ये वर्ड इक्वेशन है। ये केमिकल इक्वेशन है, ये वर्ड इक्वेशन है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, जो रासायनिक समीकरण लोग लिखते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। ये कौन कौन से रूल होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, फटाफट समझना। अभी तक इन सब का प्रयोग करते आए हो, सब लिखते आए हो, ध्यान से सुनना। पहला, द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन आर रिटन इन टर्म्स ऑफ देयर सिंबल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये रूल कहता है कि जब भी आपको रिएक्टेंट को लिखना हो, जब भी अभिकारक को लिखना हो, जब भी उसको लिखना हो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, दीदी ध्यान दो इधर देखो, मेरे मुख से पिछला जनरेशन याद आ रहा है, मत दिलाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो जब मैं समझा रहा होता हूं समझने पे। तो पहला नियम जो है, सो कि पहला जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी रासायनिक समीकरण लिखोगे तो अभिकारक को, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको लेफ्ट साइड लिखना है, बाएं तरफ लिखना है। आई बात समझ में? ठीक है। जैसे ऐसे नहीं लिखना कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो दाहिने साइड लिख दिया और तीर ऐसे लगा दिया, रिएक्शन ऐसे करवा रहे हैं। करा सकते हो, करा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं करा सकते। H2 प्लस O2 मिलके H2O बना रहे, ऐसे लिखो। लेकिन हमने एक रूल रेगुलेशन बनाया, नियम बनाया भाई, उस नियम के अनुसार चलना है कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो किधर होना चाहिए? बाएं तरफ। और प्रतिफल किधर होना चाहिए? दाएं तरफ। यहीं से समझ लो, बस छोटे छोटे बात, छोटी छोटी बात, एकदम छोटे छोटे रूल्स हैं। अगर एक चीज आपको कहो ना तो ये भी सही है एक तरह से देखो तो, इधर से हम लोग देख रहे हैं ना तो दाहिने तरफ दिख रहा है, जरा बोर्ड के पीछे चले जाओ और इसको देखो, ये बाएं तरफ दिखेगा। जगह नहीं है कह रहे वो, ऐसा वो पीछे दीवार है तो फिर जाने का। अच्छा इमेजिन करो, सोचो ना जा करके, जैसे यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 है, ये H2 है, मैं इधर हूं, यहाँ पे रिएक्शन इमेजिन करो तो तुम्हारे लिए ये वाला हिस्सा कौन सा है? दाहिना। मेरे लिए बताओ, मेरे वाला ये तो बायां है, तो H2O2 तो मेरे तरफ बाएं तरफ ही है। तो ये नहीं कहना, समझो बात, रिएक्शन को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, H2 प्लस O2 ये क्या बना? H2O। तो फिर आपके लिए मेरे लिए दाया बायां ये बड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो ये कंफ्यूज मत करना। जब भी पेपर पे लिखना तो वैसे ही सोचना कि रिएक्टेंट को आपको लेफ्ट साइड लिखना है, इसी को सही लेके चलेंगे, इसको सही नहीं लेके चलेंगे। आई बात समझ में? हालांकि ठीक है, हाँ ये गलती मत कर देना कभी, सर तीर ऐसे बना दिए तो तुम ये बना रहे हो कि H2O से H2 और O2 बना रहे हो। आई बात समझ में? तो हाँ अच्छा, वो कह रहे हैं दोनों साइड दे दिए तो मतलब इधर से इधर, इधर से इधर। घबराओ नहीं, आपके जितने सारे मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे सवाल वाजिब हैं, उचित है, सही है, ये सब गलत नहीं है। आपको लग रहा है कि सर क्या H2O, यहाँ पे किसी बच्चे ने बोला कि सर H2O से ये गलत, अब हंस रहे थे ना थोड़ी देर पहले, आएगा ये टूटेगा भी, जो मिलके बन रहा है ना ये फिर टूटेगा भी। बस आपके रिएक्शन जो करा रहे हो ना, जो काम कर रहे हो, जैसे रिएक्शन करा रहे हो
उसको बदलने की जरूरत है, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगेंगी, एक्स्ट्रा काम होगा, वहां पे वो चीजें रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। सुनाई दिया? खैर, तो पहला नियम क्या, जल्दी से बताओ, अभिकारक को किधर लिखते हैं? बाएं तरफ, प्रतिफल को दाहिने तरफ, वो भी आगे आएगा। लेकिन दूसरा नियम पर हो, अ प्लस साइन, मतलब प्लस का चिन्ह जो है, इज एडेड बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स। मतलब कह रहा है कि अगर अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा हो, एस लगा हुआ है, प्लूरल समझते हो ना, रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक में जो ले रहे हो, रिएक्टेंट ले रहे हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो अगर 2 से ज्यादा हैं, 2 हैं तो उनके बीच में प्लस लगा दो, 2 से ज्यादा हैं सबके बीच में प्लस लगाते जाओ। जैसे यहां पे ध्यान से सुनना, जब भी मैं ये लिख रहा हूं, जैसे ही मैंने लिखा H2 लिखा O2, ये 2 अलग अलग अभिकारक हैं, तो दोनों के बीच मैंने क्या लगाया? प्लस। ये नियम है, आपको लगाना है, ये नहीं कि जो ऐसा कि एक H2 है दूसरा O2 है, ऐसे ही कॉमा लगा के रिएक्शन करा रहे, नहीं, बीच में क्या लगाना है? प्लस लगाना है, माइनस नहीं लगाना, कॉमा नहीं लगाना, फुल स्टॉप नहीं लगाना, क्या लगाना है? प्लस लगाना। तो अभिकारक अगर 2 हो, 3 हो, 2 से ज्यादा भी होंगे तो क्या लगाएंगे? प्लस। सुनाई दिया? ठीक है, जैसे मान लो कोई अभिकारक ए है, बी है, सी है, ये 3 चीज मिलकर बना रहे हैं, तो प्लस यहां भी लगाएंगे, प्लस यहां भी लगाएंगे। और अभिकारक है तो इसको किधर लिखेंगे? लेफ्ट साइड लिखेंगे, बाएं तरफ लिखेंगे। क्लियर है सबको? आगे बढ़ो, प्रतिफल को किधर लिखेंगे? दाहिने तरफ। अगला पढ़ो, द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन आर रिटन इन द टर्म्स ऑफ देयर सिंबल, मतलब अपने सिंबल के फॉर्म में लिखे जाएंगे, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो उनका सूत्र होगा उसके रूप में द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, समीकरण में किधर लिखे जाएंगे? दाहिने तरफ लिखे जाएंगे। फिर से अगला, अ प्लस साइन इज एडेड बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट भी अगर 2 से ज्यादा बन गए तो ध्यान से देखना, उसके बीच में प्लस लिख रहा था, याद करो, कॉपी पलटो, बहुत सारे रिएक्शन ऐसा लिखवा चुका हूं कि जहां अभिकारक 2 है उसके बीच में प्लस है, जहां प्रतिफल 2 है उसके बीच में क्या है? प्लस है। तो ये सब रूल्स बहुत आसान आसान है। अगला है, इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स एन एरो साइन इज इंसर्टेड टू शो विच वे द रिएक्शन इज ऑकरिंग। मतलब आपको क्या करना है कि जो अभिकारक हैं, जो प्रतिफल हैं, उनके बीच में एक तीर लगाना है, और ये तीर क्या बताएगा? ये तीर बताएगा कि अभिक्रिया किधर से किधर हो रही है। क्या बताएगा? अभिक्रिया किधर से किधर हो रही है। यानी अगर H2 लिखा आपने, O2 लिखा, और यहां बना H2O, अगर तीर आपने ऐसे लगा दिया, इसका मतलब अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है। अगर आपने तीर ऐसे लगा दिया, अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है। अभी ये मत सोचो कि होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है। अभी ये सोचो कि अगर समझना है, रूल्स को समझना है, तीर ऐसे लगा तो H2O2 मिलके H2O बना रहे हैं। अगर तीर हम लोगों का इधर लगा, तीर ऐसे लग गया, तो H2O टूट रहा है O2 और H2 में। सुनाई दिया? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? तो ये एरो डिसाइड करेगा, ये तीर डिसाइड करेगा कि केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया किधर से किधर हो रहा है। आई बात समझ में? और ये कहां लगता है? हमेशा अभिकारक और प्रतिफल के बीच में। जल्दी से बताओ, इसमें अभिकारक कौन है? इसमें अभिकारक कौन है? बोर्ड पे देखो, सही से बताओ, अभिकारक कौन है? रिएक्टेंट कौन है? ये रिएक्टेंट है। आधी जनता गड़बड़ हो गई, रिएक्टेंट ये, प्रोडक्ट ये। तीर ऐसे लगा है। सर अभी तो आपने पढ़ाया था रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो सर अभी तो मैंने बताया था कि इसके पीछे से देखोगे तो लेफ्ट साइड दिखेगा। बताया था कि नहीं बताया था? ये कुछ समझ में नहीं आया। ध्यान रखना इस बात का, रिएक्टेंट कौन, प्रोडक्ट कौन, तीर से भी देख लो ना। अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो सब्सटेंस व्हिच आर टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। यस और नो? वो पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक। आधी जनता के ऊपर से गई, तो समझा करो बात। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? और जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं वो? तीर देख के नहीं लग रहा है ये बाद में बनता होगा, ये पहले होगा। तो इसमें अभिकारक तो ये हुआ ना दादा, प्रतिफल तो ये हुआ ना भैया। अरे बोलो, गलत है सही है? तो ध्यान रखना, अभिकारक प्रतिफल बताते टाइम ये नहीं कि सर हमेशा अभिकारक इधर प्रतिफल इधर। तीर भी देख लिया करो, आंखें खुली रखो, दिमाग चौकन्ना रखो। समझ आया? तो एक बार फिर से, अभिकारक कौन है? इसमें प्रतिफल कौन है? H2 और O2। H2 और अगर मैंने तीर इधर से बना दिया, अब बताओ अभिकारक, अब बताओ प्रतिफल। ये हुई ना बात। अब आए रास्ते पे, समझ आया?
चलो अभी यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में इसका हिंदी लिखवाएंगे, उसके बाद लिखेंगे। अभी रहने दो। समझ में आया ना ये? ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।